हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। इंटरनल एज टू इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन हमने आज स्टार्ट करना है। आपने अभी तक 6 प्राइमरी रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लिए हैं और आपने सेकेंडरी रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे क्या रूल्स के अलावा भी कोई ऐसी हेल्प है हमारे पास जिससे हम एक्ट को समझने में कैपेबल हो सकते हैं। अगर आप हेडिंग ध्यान से पढ़ो, इंटरनल एज टू इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि एक्ट के विदिन ही, अंदर से इंटरनल ही हम लोगों को एक्ट पढ़ने के लिए, समझने के लिए कुछ हेल्प मिल सकती है। मतलब एक्ट के विदिन ही, हमें एक्ट से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल है, बट आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इसे सोचो कि मैंने इतना लंबा कैसे आएगा क्वेश्चन पेपर, बच्चे कहते हैं इतना लॉन्ग आंसर नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, सब्जेक्टिव में आ सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको कह दे कि इंटरनल एज टू इंटरप्रिटेशन आप बताओ, राइट एनी 2, 3, 4, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो जो हेडिंग दी हुई है ना, उनमें से वो अपने आप ही लिख दे, पॉइंट नंबर 1 बना के क्वेश्चन नंबर 1 बन गया लॉन्ग टाइटल, क्वेश्चन नंबर 2 बनेंगे सब पार्ट प्रियम्बल। इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो आप ये मत सोचना कि हाँ मैंने इतने सारे में से मैंने 2 कर लिए तो 2 से ज्यादा नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है। अब इंटर लेवल पे ऐसा नहीं होता है, आपको सारे करने पड़ेंगे क्योंकि वो एक पर्टिकुलर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो बात करते हैं, लॉन्ग टाइटल की बात करते हैं। कहते हैं एक्ट का जो टाइटल है उसको अगर हम समझें, उसको अगर ध्यान से पढ़ें, तो ही हमें हो सकता है कि कई बातें समझ में आ सकती हैं एक्ट के बारे में। जैसे कि अगर मान लो आप कोई एक टाइटल आपने रीड किया, कोई भी एक्ट उठा लेना, अब उसमें अगर आपको रीड करने में 3 से 4 वर्ड्स, मान लो 5-6 वर्ड्स मिले, अब उन वर्ड्स का अगर आप चेक करो कि मीनिंग क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, क्या उस वर्ड से क्या समझा जा सकता है, तो आपको कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा कि एक्ट किस बारे में है, एक्ट बनाते हुए लॉ मेकर की क्या इंटेंशन थी। जैसे कि कई बार क्या हो सकता है, टू कर्ब द मॉल प्रैक्टिसेस, कोई भी कोई गलत चीज है, ठीक है, टू कर्ब द कुछ भी चीज जो सोसाइटी में गलत हो रही थी उस चीज को खत्म करने के लिए बनाया। तो एक्ट का जो नाम था ना, लॉन्ग टाइटल जो था, उसके अंदर ही वो 4-5-6 बातें आ गई, जिससे कि हमें पता चल गया कि भाई ये 2-3 बातों, जैसे प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल, कैसे पॉल्यूशन कंट्रोल है ना, तो ऐसे ऐसे पॉल्यूशन नाम से पता चल रहा है कि इनके अंदर पॉल्यूशन को कम करने की बात की गई होगी, ठीक है। इंटेंशन लॉ में की क्या है, पॉल्यूशन कम करना। मान लो कोई यमुना गंगा के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए कोई एक्ट बनता है, तो उसमें एक्ट में ऐसा दिखेगा हमें कि इसमें साफ लिखा होगा कि इंडस्ट्री को नहीं वो प्रमोट कर रहा, वो यमुना गंगा या ऐसे कोई नेचुरल चीजों के लिए एक्ट बनाया गया। तो हमें इंटेंशन कुछ हद तक क्लियर हो जाती है टाइटल से ही। चेक करते हैं एक बार, लॉन्ग टाइटल इज पार्ट ऑफ द एक्ट, इसी वजह से तो क्या कह रहा है, वो आपको इंटरनल एड में दे रहा है क्योंकि वो पार्ट ऑफ द एक्ट है। कहते हैं इससे स्कोप पर्पस एक्ट का पता चल सकता है, हेल्प मिलती है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। पर इससे हम एक्ट के ओवरराइड नहीं कर सकते। मतलब एक्ट के एक सेक्शन में, एक प्रोविजन में साफ साफ कुछ बात लिखी गई है, मान लो उन्होंने क्या लिखा कि कोई फॉरेस्ट है या कोई यमुना गंगा के पास में सपोजिंगली राइस का मिल लग सकता है, राइस राइस मिल होता है, फ्लोर मिल होता है, बोलो तो एक असेंशियल गुड है, बहुत ज्यादा राइस हो गया, आटा हो गया, पहले इनका इनका बनाने का, इनकी मिलिंग का काम है, वो यमुना गंगा के पास हो सकता है। अब आप कहोगे नहीं भाई, लॉन्ग टाइटल में तो लिखा हुआ था कि प्रोटेक्शन करनी है, मिल बनेगा तो पोल्यूशन होगा, तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। भाई जो लॉन्ग टाइटल है वो ओवरराइड तो नहीं कर सकता ना, जो बात साफ साफ लिखी हुई है एक्ट के अंदर, कोई प्रोविजन बनाया है उन्होंने इस बात का, तो हमें देखना है कि लॉन्ग टाइटल हमें तभी देखते चलना है जब हमें सेक्शन में बात नहीं समझ में आती है, यानी कभी कोई डबल मीनिंग है, एम्बिग्यूटी है। बट अगर वो बात क्लियर है, सेक्शन साफ साफ कुछ बात कह रहा है, तो लॉन्ग टाइटल अगर कुछ और भी कह रहा है तो हम ये नहीं कह सकते लॉन्ग टाइटल तुम ही बात मानोगे। मैं जो बात सेक्शन में साफ साफ लिखी तो अपने सेक्शन को ही मानते हुए चलना है। आगे चलते हैं, प्रियम्बल की बात करते हैं। प्रियम्बल वर्ड से सब लोग कुछ हद तक मैं कह सकती हूँ फ्रेंडली हैं, क्योंकि सब लोग ने ना
कहीं ना कहीं इंडिया के प्रियम्बल के बारे में पढ़ा हुआ है। जनरली स्टूडेंट ये बोलते हैं फेस टू फेस क्लासेस में कि भाई हमने वो एनसीईआरटी की बुक की स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया तक कि हमारा प्रियम्बल है। ये प्रियम्बल हमारे इंडिया का क्यों बना था? सिंपल इसलिए बना गया था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हम में से कितने लोगों ने पढ़ा? बहुत कम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इतने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने बैठेंगे तो हो सकता है हमें समझ भी नहीं आएगा, हो सकता है कि बहुत हाई चांस है कि मोस्टली लोगों को समझ नहीं आता, उसमें बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट है। तो कैसे पता चले कि इंडिया जैसा कंट्री क्या है? क्या यहाँ पे हिंदू रिलीजन है या फिर यहाँ पे कोई और रिलीजन है, या ये मोनार्क है, यहाँ पे किंग रूल चलते हैं, क्या है ये कंट्री? सोचो कोई टॉम बैठा है जर्मनी में, उसे पता नहीं इंडिया के बारे में, वो जानना चाहता है, वो इंडिया का प्रियम्बल देखेगा, प्रियम्बल में तो उसे बड़ी सारी बातें पता चलेंगी, भाई तो डेमोक्रेटिक है, ये सोवरन है, ये सेकुलर है ना, सोशलिस्ट है। तो ये सब बातें उसको फटाफट से पता चली प्रियम्बल में, बजाय उसने कोई कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का नहीं पढ़ा। यही तरीका है। अगर हम एक्ट की बात करें, एक्ट का प्रियम्बल हमने पढ़ा तो हमें एक हेल्प मिल रही है। अब ये नहीं आप सोचो इस बात को कि भाई हमने एक्ट पढ़ना ही नहीं है, चलो प्रियम्बल पढ़ा हमारा काम निकल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं कह रही, मैं सिर्फ आपको बात कर रही हूँ, हेल्प मिलने की बात है। कहीं आप एक्ट पढ़ते हुए अटक गए, ठीक है, आप इनफ फिक्स हो, आपको नहीं क्लियर हो रही है बात की इधर जाना है उधर जाना है, क्या समझना बात को, आप प्रियम्बल पे आओगे तो आपको इंटेंशन लॉ की क्लैरिटी दिखेगी। The preamble expresses scope, object, purpose of the act comprehensively बताएगा, रीजन बताएगा क्यों स्टैट्यूट बना था, क्या रॉन्ग हो रहा था जिसे ठीक करना है, कोई डाउट थे अराइज हुए थे एक्ट के तो वो भी सेटल किए जाएंगे। इट इज अ पार्ट ऑफ द एनएक्टमेंट, उसको साफ साफ आप लीगली लेजिटिमेटली यूज कर सकते हो। डज नॉट ओवरराइड, कोई ऊपर वाली बात आ जाए कि अगर सेक्शन में एक्ट में कोई बात लिखी है तो वो ही बात मानी जाएगी। It is just an aid, but it is not everything. हेडिंग एंड टाइटल ऑफ चैप्टर चेक करते हैं, चैप्टर की बात देखते हैं। आप लोग जो भी बुक फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है ना। अच्छा एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आपको मैं ईमेल आईडी अपना प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, और आप लोग कमेंट कर देना कि भाई हाँ हमने अपना आईडी ईमेल सेंड कर दिया है, तो आप मुझे उस पर ईमेल सेंड कर देना एक प्लान, ठीक है, या लिख देना कि भाई हमको नोट्स चाहिए, तो मैं आपको उस पर नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है जी। एक कमेंट जरूर डाल देना कि भाई हाँ हमें नोट्स चाहिए। चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपने चैप्टर की बात देखी होगी, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे होंगे उसमें ना कई तरीके से चैप्टर को क्लासीफाई किया गया है। अगर आप एक बेयर एक्ट उठाओगे तो आप उसमें भी देखोगे कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं कंपनीज एक्ट के, ठीक है, बट स्टडीम एक्ट के चैप्टर और बेयर एक्ट के चैप्टर बिल्कुल सिमिलर मिलेंगे। जैसे आपको डिविडेंड का एक चैप्टर मिलेगा, अकाउंट्स ऑडिट का एक मिलेगा, ठीक है, कंपनी मतलब अकाउंट्स का एक मिलेगा, ऑडिट का एक मिलेगा। इस तरीके से जो जो चैप्टर स्टडी मैट में थे उसी तरीके से चैप्टर्स इन्होंने यहाँ पे भी फॉलो करने हैं। तो यहाँ क्या बात बनती है, कहते हैं कि होता क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि ऑडिट का मुझे बताओ कि भाई ये सेक्शन कौन सा है, ठीक है, तो आप सोचोगे कौन सा, तो आपने बुक निकाली और देखने बैठ गए। अगर सारे सेक्शन बिल्कुल स्कैटर्ड होंगे तो आप कभी ढूंढ नहीं पाओगे कि ऑडिट के बारे में मैं जो पूछ रही हूँ वो कहाँ है। बट अगर सारे ऑडिट के जो ऑडिट के रिलेटेड ऑडिटर ऑडिट के जो भी रिलेटेड सेक्शन है एक ही चैप्टर में अगर आपको मिलेंगे तो ऑब्वियस ही बात है आपको बहुत इजीली वो मिल जाएगा मैटर। यही होता है बेयर एक्ट के अंदर। बेयर एक्ट के अंदर भी चैप्टर्स बनाए गए हैं, ये नहीं कि सिर्फ आपके स्टडी मैट में या आपके ऑथर की बुक में, ऐसा नहीं, बेयर एक्ट में भी चैप्टर्स बनाए गए हैं ताकि जो भी एक चीज से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी, जो भी आप कह सकते हो यूनिफॉर्म है, वो सारी एक चैप्टर में आ जाएंगी सेक्शन, तो बहुत बढ़िया रहेगा। नंबर ऑफ सेक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर टॉपिक, जो एक टॉपिक से रिलेट करते हैं उन्हें एक जगह ग्रुप कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर्स, उनकी हेडिंग डाल दी जाती है। The view is now settled that heading title can be referred for understanding various parts of the act. Conflicting arise होते हैं, आप देख रहे हो इसमें क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि भाई एक व्यू तो क्या है कि नहीं हम हेडिंग को नहीं लेंगे, यही बात स्टडी मैट लिखता है आपका, बट एक व्यू और है, वो कहता है कि नहीं हम हेडिंग या टाइटल को ले सकते हैं, चैप्टर को हम इंटरप्रेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग अराइज है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एक्ट में कुछ नहीं लिखा, दो व्यूज यहाँ पे चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने आंसर में दोनों व्यूज लिखने हैं। कोई भी डाउटफुल एक्सप्रेशन है तो आप इससे कवर कर सकते हो।
आगे चलते हैं कि मार्जिनल नोट्स की बात करते हैं। मार्जिनल नोट्स का क्या मतलब हो जाता है, कहते हैं इसके अंदर भी क्या है, difference of opinion. Majority use that marginal notes cannot be used for explaining the scope. But कुछ लोग क्या मानते हैं, नहीं marginal notes हो सकते हैं यूज for interpretation of the act. अब मार्जिनल नोट्स होता क्या है ये समझते हैं। मार्जिनल नोट्स समझो आप, मार्जिन, मार्जिन वर्ड का मतलब क्या होता है, स्पेस। आपने सुना होगा अपने स्कूल वगैरह में कि मार्जिन ड्रॉ कर लेना, ठीक है, या हो सकता है आपने मतलब इंटर लेवल पे फाउंडेशन लेवल पे सुना हो टीचर से कि मार्जिन ड्रॉ कर लेना आपने शीट के ऊपर। मार्जिन का मतलब वो जो लेफ्ट साइड पे आप एक शीट ड्रॉ करो ना, एक लाइन, ठीक है ना, उसमें क्या है आप कुछ लिखोगे नहीं, बट एक्ट वालों ने जो बनाया, लॉ मेकर ने जो एक्ट बनाया, उन्होंने मार्जिन ड्रॉ किया बट लेफ्ट साइड पे उन्होंने बहुत सारी बातें लिख दी, ठीक है। उन्होंने क्या क्या लिखा, उन्होंने जो भी बात लिखना चाहते थे कुछ भी सेक्शन से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे मान लो एबीसी सेक्शन है, उससे कुछ बात है जो सेक्शन में नहीं है बट लॉ मेकर को लगता है कि ये बात बतानी है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको मार्जिनल नोट लेफ्ट साइड पे डाल दिया, ठीक है ना। तो ऐसा आपको बेयर एक्ट में मिलेगा, जो कि जनरली आप लोग इस लेवल पे हो सकता है ना देखें, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कहते हैं नोट्स आर ओनली एक्सप्लेनेटरी इन नेचर, ठीक है, बट जो मेन प्रोविजन है उसको ओवरराइड कोई भी नहीं कर रहा है, कोई भी इंटरनलेट नहीं कर रहा है। आगे चेक करते हैं मार्जिनल नोट्स, लास्ट पे आना है आपने, अटैच टू द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शंस नहीं है, उन्हें आर्टिकल्स कहते हैं, उसके साथ में मार्जिनल नोट्स अटैच्ड हैं, ठीक है, उन्हें उनसे हेल्प ली जाती है उन नोट से टू इंटरप्रेट द आर्टिकल। आगे चलते हैं जी, इंपॉर्टेंट है बहुत, डेफिनेशन की बात करते हैं। कहते हैं इंटरनल एड में एक बहुत रिलेवेंट पॉइंट आता है डेफिनेशन का। ये क्या पॉइंट है भाई, आपने सुना होगा समझा होगा, सेक्शन 2 में जनरली डेफिनेशन दी जाती है एक्ट। जैसे आप लोग अभी इनकम टैक्स भी पढ़ रहे हो या पढ़ चुके होगे, तो आपने देखा होगा पर्सन की डेफिनेशन है, एचएफ की डेफिनेशन है, या आए दिन कई डेफिनेशन आती रहती हैं, तो वो आपको तो चैप्टर वाइज मिल जाती है, बट अगर आपने नोट किया हो वो जनरली ये होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन, ठीक है, सब सेक्शन चेंज होता रहेगा, ठीक है। जनरली मैं ये नहीं कह रही कि हर बार ये ऐसा होता है, हर एक्ट में ऐसा होता है, नहीं, कई बार आपको 3 में भी मिलेंगे, 6 में भी मिलेंगे, ये थोड़ा सा अलग बात है। अभी हम जो यहाँ लेवल तक की बात कर रहे हैं वो मैं ये कह रही हूँ कि एक सेक्शन के अंदर आपको एक्ट की सारी डेफिनेशन मिल जाती हैं। क्या रीजन है, इनकम टैक्स एक्ट आपने देखा, एनी पर्सन, ठीक है जी, रिजाइडिंग इन इंडिया, क्या वो आपको बार बार बताएं, हर एक पैराग्राफ के बाद एनी पर्सन की वर्ड आ रहा है, ठीक है, एवरी पर्सन आ रहा है, पर्सन वर्ड बार बार आ रहा है, तो भाई वो हर बार आपको पर्सन की 5-6 पॉइंट्स की डेफिनेशन देने लग गया अगर, तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक बार उन्होंने आपको शुरुआत में बता दिया कि पर्सन का मतलब इनकम टैक्स एक्ट में क्या है, आपने वो समझ लेना है, माइंड में रख लेना है और वही फॉलो करना है। जब भी पर्सन वर्ड आएगा तो आपका माइंड में क्लिक करना चाहिए भाई इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से पर्सन वर्ड का मीनिंग क्या था। यही चीज कंपनीज एक्ट में अलग होगी, वो कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन देखी जाएगी, कंपनीज एक्ट में पर्सन की डेफिनेशन है या क्या है, वो उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाएगा। देखते हैं, definitions are normally given in the statute to explain the meaning. डेफिनेशन अगर एक पर्टिकुलर वर्ड की दी जा रही है तो हमें उसी के हिसाब से ही करना पड़ेगा, कोर्ट इग्नोर नहीं कर सकता है डेफिनेशन को। बट अगर स्टैट्यूट में कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी है तो वो जज के ऊपर है, कोर्ट के ऊपर है कि वो कैसे डिराइव करेगा उस डेफिनेशन को, उस वर्ड का मीनिंग कैसे डिराइव करेगा, वो कोर्ट के ऊपर है। बट अगर दी हुई है उस एक्ट के अंदर तो कोर्ट ओवरराइड नहीं कर सकता, फिर वो सेक्शन ही माना जाएगा, सेक्शन क्या। आगे देखते हैं पर्पस ऑफ डेफिनेशन क्या है, टू प्रोवाइड अ की टू द प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट। शॉर्टन कर दी, बार बार पर्सन वर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ डेफिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन, नाम से क्या हो रहा है, रिस्ट्रिक्ट, लिमिट करना, है ना, मतलब मीन्स, मीन्स का मतलब क्या है, फॉर माई बेस्ट फ्रेंड मीन्स एबीसी, मतलब भाई मेरे लिए तो बेस्ट फ्रेंड का मतलब मेरी फ्रेंड है कोई एबीसी, वो ही है। अब और कोई दुनिया में मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, सिर्फ एबीसी पर्सन ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है जी। मीन्स वर्ड यूज किया गया, यानी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इसके अलावा मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है।
When the definition start with the word means, मतलब बस जो चार बातें, दो बातें, एक बात लिखी है वो ही माना जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं माना जाएगा। Such a definition is exhaustive. Exhaustive word को भी ध्यान रख लेना, हाईलाइट कर लेना। That is to say, scope of definition cannot be enlarged, अपने आप से enlarge नहीं कर सकते। Definition which begins with the word means and includes को भी यहीं पे माना जाता है, exhaustive ही माना जाता है। एग्जाम्पल दिया, उसे आप रीड कर सकते हो। एक्सटेंसिव देखते हैं, एक्सटेंसिव डेफिनेशन क्या है। कहते हैं वर्ड स्टार्ट होता है इंक्लूड्स, माय बेस्ट फ्रेंड इंक्लूड्स ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन, यानी इसके अलावा भी और मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, ठीक है ना। माय फेवरेट पर्सन हो सकते हैं। कहते हैं इट इज सेड टू बी एक्सटेंसिव, स्कोप इज व्हाट इज एक्सप्रेसली स्टेटेड इन इट। डेफिनेशन एक बता रहा है बॉडी कॉर्पोरेट की, वो ठीक है, आप एक बार रीड कर सकते हो। आगे चलना है आपने। एम्बिगुअस डेफिनेशन अगर आ रही है कहीं पे भी, ठीक है जी, तो हमें एक्ट के हिसाब से चेक करना है, ऑर्डिनरी मीनिंग का जो भी डिफाइन होगा उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप लोग ने डेफिनेशन भी पढ़ी बट फिर भी आपको डबल मीनिंग दिख रहा है, तो ठीक है, फिर आप उसका मीनिंग क्या लोगे जो ऑर्डिनरी कोर्स में नॉर्मली दिया जाता है, ठीक है, तब आप उसका मीनिंग ले सकते हो, क्योंकि आपको डेफिनेशन पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा, उससे डबल मीनिंग है। आगे चलते हैं, डी पॉइंट चेक करते हैं। डेफिनेशन कॉन्ट्रास्टिंग विद द कंटेक्स्ट। When a word has been defined, in the interpretation that definition governs whatever word is used in the body. But अगर context ऐसा है जिससे कि वो interpretation में apply नहीं हो पा रहा, defined word used in the body of the statute may have to be given a different meaning from that contained in the clause. मतलब हमें किसी पॉइंट पे ऐसा हो सकता है कि कुछ और उसको बताना पड़े, जैसे कि प्लांट का मीनिंग अगर किसी एक्ट में दिया गया है, ठीक है, प्लांट का मीनिंग मान लो कि है पौधा, ठीक है, पौधे की उन्होंने डेफिनेशन दे दी, 10 तरीके के पौधे उसमें इंक्लूड कर दिए, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमने कंटेक्स्ट पढ़ा, ठीक है, कंटेक्स्ट पढ़ के हमें क्या पता चला, भाई ये तो प्लांट लिख रहा है बार बार, प्लांट ऑफ 20 एकड़, प्लांट ऑफ 30 एकड़, बात दिख रही है कि ये वो प्लांट की बात नहीं कर रहा जो डेफिनेशन में दे रखी है, एक जनरल मीनिंग की बात कर रहा है, प्लांट एंड मशीनरी की बात करता हुआ चल रहा है, प्रोजेक्ट की तरह वो बात कर रहा है। हमें वहां पे ऐसे लास्ट रिजॉर्ट है, हमें वहां पे मतलब मिनिमम ही होगा ऐसा चेंज करना पड़ेगा। डेफिनेशन माइंड में क्या रखनी है कि ये प्लांट कौन सा है, प्रोजेक्ट की तरह प्लांट एंड मशीनरी वाला ही ये प्लांट है। आगे चलना है हमने। All definition given interpretation are normally enacted subject to unless the context requires otherwise. बहुत बार आप लोग ने देखा है, अपना स्टडी मैट खोल लेना, आए दिन आपको कभी भी पेज पलटते देखते रहना, रीडिंग करते रहना, प्लेन रीडिंग में मिल जाएगा अनलेस द कंटेक्स्ट रिक्वायर अदरवाइज। साफ ही पता चल रहा है, इससे क्या पता चलता है, भाई अगर कुछ और है तो वो ही फॉलो कर लो, जो लिखा है वो फॉलो कर लो, ठीक है। अगर अनलेस द कंटेक्स्ट रिक्वायर्ड, अगर कुछ और है तो वो फॉलो करो, नहीं है अगर तो उसकी डेफिनेशन ये मानी जाएगी, है ना। अनलेस द कंटेक्स्ट रिक्वायर्स अदरवाइज, अगर कुछ और रिक्वायर करता है कंटेक्स्ट, तो जो करता है कंटेक्स्ट रिक्वायर, है ना, जो तुम्हें प्लेन समझ में आ रहा नहीं तो वही फॉलो करो। पर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जो हम कह रहे हैं, जो डेफिनेशन कह रही है वही फॉलो आपको करना है। आगे चलते हैं, डबल मीनिंग की बात करते हैं, प्लेन रीडिंग रखें आपने उसकी। आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। इलस्ट्रेशन भी आपके पास कई बार आई हुई है एक्ट में, अकाउंट्स वाले चैप्टर में, ऑडिट वाले चैप्टर में भी आप एक बार देख सकते हो, कई चैप्टर में, डिविजन वाले चैप्टर में भी आपके पास आ जाती है। इलस्ट्रेशन अटैच होती है सेक्शन के साथ, ठीक है, सेक्शन का पार्ट नहीं है बट वो एक्ट का पार्ट है फॉर श्योर। सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए, कोई भी जो भी बात वो समझाना चाहता है। कई बार क्या होता है, जैसे ना ऑडिट में क्या होता है, हुआ एक बार कोई नया सेक्शन आया, ठीक है, अब लॉ मेकर को लग रहा है कि ये सेक्शन ना समझ नहीं पाएंगे बच्चे इस तरीके से, या कोई भी पर्सन इस तरीके से नहीं समझ में पाएगा, तो उसने क्या किया, उसने एक एग्जाम्पल ले लिया, उसने फिगर लेके प्रॉपर एक ना न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले लिया, उसका नाम क्या रख दिया, एग्जाम्पल का नाम इलस्ट्रेशन रख दिया।
ठीक है ना, बस एक सिंपल बात वो समझाना चाह रहा है। जनरली वो कोई फिगर लेके, सपोज एक्स लेके इस तरीके से आपको समझाएगा तो वो एक्ट का पार्ट माना जाएगा। वो समझ के आप सेक्शन को इंटरप्रेट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, प्रोवाइजो का मीनिंग चेक करते हैं। फंक्शन ऑफ द प्रोवाइजो इज टू रिमूव समथिंग फ्रॉम द मेन प्रोविजन या फिर क्वालिफाई समथिंग कंटेन्ड इन द मेन प्रोविजन। इट इज नॉट इंटरप्रेटेड एज अ जनरल रूल। एक बार रीडिंग रखनी है, एक बार सिर्फ समझ लो आप कहना क्या चाह रहे हैं। देखो प्रोवाइजो का ना मीनिंग क्या बन जाता है एक तरीके से, आप ना अपना ऑडिट वाला चैप्टर खोलना, उसके अंदर आपको मिलेंगे डिस्क्वालिफिकेशंस में, आपको वहां पे दिखाई देगा कि जब आपको याद होगा एक पर्सन है, उसके पास कोई भी शेयर है, मान लो ये 2 रुपए का भी शेयर है किसी कंपनी का, तो ऑडिट नहीं कर सकता प्रोवाइडेड दैट द रिलेटिव ऑफ द पर्सन। ठीक है जी, 1 लाख वाली जो बात आती है। अब बात क्या बनी, प्रोवाइडेड दैट क्या है, यहाँ पे प्रोवाइजो ही बता रहा है ना। एक आपको कह सकते हो एक कंडीशन बता रहा है कि रिलेटिव की बात में 1 लाख की बात अगर कवर होती है तो वो ऊपर वाले प्रोविजन में कवर्ड नहीं है, उसे हम डिस्क्वालिफाइड नहीं मानेंगे। ठीक है ना। When the provision is not clear, अगर आपको बात नहीं क्लियर है तो आप प्रोवाइजो पढ़ो, उसके पूरे बात को समझो, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि ऊपर वाले के अंदर तो 2 रुपए भी अलाउ नहीं कर रहा था, नीचे रिलेटिव को 1 लाख रुपए अलाउ कर रहा है, यानी ऊपर वो 1 भी रुपए अलाउ नहीं कर रहा था। वेदर मेन प्रोविजन इज क्लियर, प्रोवाइजो एक्सपैंड नहीं कर रहा, बात को ना लिमिट कर रहा है, वो कोई और बात को, उसी फील्ड की बात को आपको एक्सप्लेन कर रहा है। It is applicable only to the field covered by the section but not to any other field। ऊपर क्या बात की गई कि एक पर्सन के पास 2 रुपए के शेयर भी नहीं हो सकते, ये पर्टिकुलर फील्ड है, इसे ना बढ़ाया जा रहा है ना कम किया जा रहा है। अगली बात कह रहा है कि रिलेटिव जो होगा वो 1 लाख तक के रख सकता है सिक्योरिटी फेस वैल्यू, है ना। ये अगले में बात कवर कर दी, तो यानी उसने ये प्रोवाइजो बना दिया। आगे देखना है आपने, एक्सेप्शन डिस्टिंक्शन चेक करते हैं। एक्सेप्शन का तो मतलब क्या होता है, बड़ी सिंपल सी बात है ना, एक्सेप्शन कर दी कि ऊपर वाली बात से इसको मैंने हटा दिया। प्रोवाइजो के याद रखने के लिए एग्जांपल आप रिलेटिव का माइंड में रख सकते हो। ठीक है, कह रहे स्पेशल केसेस, स्पेशल केस क्या हो रहा है, रिलेटिव का 1 लाख अगर हो रहा है, कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो डील विद देम सेपरेटली, यानी इन लोगों को अलग से डील करना है। सेविंग क्लॉज क्या बनता है आपके पास, इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व सर्टेन राइट एग्जिस्टिंग, कोई नए राइट की बात नहीं कर रहा। सर्टेन राइट प्रिजर्व का मतलब क्या होता है भाई, वो कह रहा है सेम एज अदरवाइज, मतलब अब सेम एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 5। ठीक है, यानी जो सेक्शन 5 में है वो फॉलो उधर किया जाएगा, उसकी बात हम नहीं छेड़ रहे हैं, बट अभी जो बात कह रहे हैं वो हम अलग बात कह रहे हैं, उसे फॉलो करो। पर अगर आप सेक्शन 5 में फॉल करते हो तो आपने सेक्शन 5 की ही बात फॉलो करनी है। ठीक होगी ना बात, यानी एक तरीके से इसने भी बाहर निकाल दिया सेक्शन 5 को कि अगर आप वहां फॉल कर रहे हो तो आपने वो ही बात फॉलो करनी है। आगे चलते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन की बात आती है। एक्सप्लेनेशन क्या होता है, एक्सप्लेनेशन भी आपके पास बहुत बार आया हुआ है, लास्ट के 2-3 चैप्टर उठाना आपको सारी चीजें ये वाली मिल जाएंगी, अकाउंट्स वगैरह। एक्सप्लेनेशन जो है वो सेक्शन के वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रहा होता है बेटर तरीके से, कोई डबल मीनिंग है उसे हटा रहा होता है। ठीक है, वो कोई भी स्कोप ऑफ सेक्शन ना बढ़ा रहा है ना कम कर रहा है, बस वो आपको एक एक्सप्लेनेशन देता हुआ चल रहा है, जिससे कि आपको एक्सप्लेन हो जाए पूरा सेक्शन, आपको पता चल जाए और क्लैरिटी आपके पास आ जाए। कह रहे मीनिंग इंटेंशन क्लियर हो जाए, वीकनेस कोई है, ठीक है, तो वो भी आपकी हट जाएगी। एडिशनल सपोर्ट मिल जाएगी। फिल अप द गैप, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं वापस ले रहा, ना ही कोई हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा। आगे चलते हैं जी, स्केड्यूल्स की बात करते हैं। कई तरीके के स्केड्यूल्स हैं, आपको कुछ टाइम में और पता चल जाएंगे, या अकाउंट्स में हो सकता है आपको पता चल गया कि कंपनीज एक्ट में स्केड्यूल्स हैं, स्केड्यूल 3 है, इस तरीके से कई स्केड्यूल्स हैं, और भी एक्ट्स में कई कई स्केड्यूल्स आपको मिलते हैं। ये बेसिकली टेबल कह सकते हो, आप कह सकते हो डेटा की एक फॉर्मुलेशन है, कोई रेट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो कोई भी आपको डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है, मान लो कि डेप्रिसिएशन का स्केड्यूल है, ठीक है, तो आपको एक जगह पे सारा का सारा कंप्यूटर पे कितना लगना है डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे कितना लगना है, हर चीज के बारे में आपको एक टेबल के फॉर्म में कह सकते हो, आप स्केड्यूल के फॉर्म में दिया जाएगा। They often contain detail and form for working out the policy।
underlying the section of the statute. They avoid excess details. They can be used for constituting the act. अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो मेन प्रोविजन ही अप्लाई होगा। स्टैट्यूट टू बी रेड एज अ होल, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की लास्ट क्लास में। पूरी तरीके से पढ़ना है, एक बात को लेकर ना कोई बात समझ में आएगी, ना ही समझने की इच्छा रखनी है। आपको लगे नहीं कोई मुझे तो पूरा एक्ट समझ में आ गया, एक सेक्शन पढ़ के, दो सेक्शन पढ़ के, एक चैप्टर पढ़ के, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है जी, पूरी ही एक्ट आपको पढ़नी पड़ेगी। While comprehending the statute's intention is to gather from the whole of the statute, principle taken is that within the four corners of the act, आपको ध्यान रखते चलना है, कुछ भी बात हो सकती है, पूरा एक्ट पढ़ना पड़ेगा। कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए, अगर कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो आपको पता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हमने प्राइमरी रूल कर लिया, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये सारे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आपने कोई भी इसमें से स्किप नहीं करना है। जैसा मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा कई बार हुआ एग्जाम में, 3 सब क्वेश्चंस बना के 3 पॉइंट्स बना के उन्होंने 3 अपने आप ही बोल दिए कि हेडिंग के बारे में बताओ, एक नोट्स के बारे में बताओ, प्रीएम्बल के बारे में बताओ, तो आपने बातें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन।